Polymers. The term polymer is defined as very large molecule having very high molecular mass, 10 to the power 3 to 10 to the power 7 micron. These are also known as macromolecules, which are formed by joining of repeating structural repeating structural units on a large scale. The repeating structural units are derived from reactive molecules known as monomers. ठीक है, तो जो पॉलीमर टर्म है वो इसका मतलब है कि बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, पॉलीमर्स को ही। और ये बहुत सारी एक ही यूनिट की लार्ज स्केल में रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स के जॉइन होने से बनती है। जो रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं वो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स से ड्राइव होते हैं जिन्हें हम मोनोमर्स बोलते हैं। तो बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ के पॉलीमर्स बना देते हैं। तो मोनोमर्स आर लिंक्ड होते हैं ईच अदर से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, और इस प्रोसेस को, पॉलीमर बनने की प्रोसेस को, बाय रेस्पेक्टिव मोनोमर linkage is known as polymerization. So the process of formation of polymers from respective monomer is called polymerization. किसी भी पॉलीमर के उसके रेस्पेक्टिव मोनोमर से बनने को ही पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है पॉलीथीन। तो जो हमारी नॉर्मल पॉलीथीन होती है वही है ये। तो यहाँ पे जो n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन जो बॉन्ड्स हैं उनकी जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो कंबाइन होके बनाएंगी रिपीटिंग यूनिट्स, यानी कि एक पॉलीमर ऑफ मैनी नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स। सो n नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स से बनता है पॉलीथीन, पॉलीइथीन, बिकॉज ये इथीन की पॉली फॉर्म है, यानी कि बहुत सारी जो इथीन मोनोमर यूनिट्स हैं वो मिलके एक पॉलीथीन बनाती हैं। ठीक है, सो वी कैन एट लास्ट ये वाली यूनिट बनेगी, यानी कि n नंबर ऑफ एक ये बॉन्ड टूट जाता है और उसके बाद फिर ये CH2 और CH2 और सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो इसकी रिपीटिंग यूनिट्स क्या करती हैं, किसी भी तरीके से हम हीट करके कैसे भी करके इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इथीन को, और उसके बाद फिर वो इस तरीके से आपस में जुड़ के n नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल फॉर्म पॉलीथीन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं PVC। ये भी हमारा नॉर्मल PVC प्लास्टिक पाइप्स वाला प्लास्टिक है। तो यहाँ पे है कि जो n नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड की मोनोमर यूनिट्स हैं उनकी रिपीटिंग यूनिट्स ही बनाती हैं PVC पॉलीमर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे विनाइल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और जो अदर वाला एक CH है इसमें एक क्लोराइड जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। ये हम केमिस्ट्री के और चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फिर ये इससे बन जाता है PVC पॉलीमर यूनिट। ठीक है, तो ये पॉलीमर यूनिट बन गई n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा विनाइल क्लोराइड के रिपीटिंग यूनिट्स के। नेक्स्ट है पॉलीप्रोपीन। जो पॉलीप्रोपीन है उसके n प्रोपीन मोनोमर्स होते हैं जो कि उनके पॉलीमराइजेशन से ही पॉलीप्रोपीन बनता है। सो प्रोपीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीप्रोपीन बन रहा है। सो पॉलीप्रोपीन का भी फॉर्मूला देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो विनाइल क्लोराइड की जगह यहाँ पे जो CH3 जुड़ा होता है Cl की जगह, है ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। सो ये हो गया प्रोपीन। तो ये भी हमने फिज़िक्स में पढ़ा है, प्रोपीन और विनाइल क्लोराइड और जो नॉर्मल इथीन है उन सब का तो हमने पढ़ ही रखा है। तो पॉलीस्टाइरीन आता है आगे। तो पॉलीस्टाइरीन के अंदर यही जो CH3 ग्रुप है यानी कि मिथाइल ग्रुप है वो CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर एक बेंजीन रिंग, नॉर्मल वैसी वाली, एरोमेटिक नहीं, विदाउट एरोमेटिक, C6H5 जुड़ी हुई होती है। तो वो हो जाता है पॉलीमर। ठीक है, ऑफ पॉलीस्टाइरीन। तो उससे पॉलीस्टाइरीन बन जाता है, स्टाइरीन बोलते हैं इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक C6H5 जुड़ा हुआ हो तो उसको बना देते हैं पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो बेस्ड ऑन द सोर्स से इसके बेस पे ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं उसके बेसिस पे
ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है नेचुरल पॉलीमर्स। दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल से निकाले जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, रेजिन, नेचुरल रबर। ये भी नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन ये हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स से। फिर है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, यानी कि जो आधे सिंथेटिक होते हैं और आधे नेचुरल होते हैं। दीज आर मोस्टली डिराइव फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स। ये अब इन नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स से डिराइव किए जाते हैं लेबोरेटरी में। अकरिंग पॉलीमर्स बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। तो नेचुरल जो पॉलीमर हैं उनका केमिकल मॉडिफिकेशन करके ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बनाए जाते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज एसिटेट, जिसे हम रेयन बोलते हैं, सेल्यूलोज नाइट्रेट एट्सेट्रा। अब आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। लार्ज नंबर ऑफ मैन मेड पॉलीमर्स आर यूज इन डेली लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। तो बहुत सारे मैन मेड पॉलीमर्स यूज़ किए जाते हैं डेली लाइफ में हमारी, और यहाँ तक कि पूरी इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, अबंडेंस इनकी ही है। तो जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, फाइबर्स, नायलॉन 66, सिंथेटिक रबर, ब्यूना एस रबर नाम होता है उसका, ठीक है। सो दीज आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू लर्न। प्लास्टिक, पॉलीथीन, फाइबर्स, नायलॉन 66, सिंथेटिक रबर, ब्यूना एस रबर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी ये 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला होता है लीनियर पॉलीमर्स। इन पॉलीमर्स के अंदर द मोनोमर आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू क्लोज packing of polymer chain. Linear polymers have high melting point, high density and high tensile pulling strength. So जो पॉलीमर्स होते हैं इनके मोनोमर्स एक स्ट्रेट चेन में बनते हैं, और उस इतनी क्लोज पैकिंग, स्ट्रेट चेन की वजह से इतनी क्लोज पैकिंग होती है इनके अंदर कि इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई डेंसिटी होती है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। मतलब इनको खींचते हैं तो भी ये टूटते नहीं हैं। इनकी पुलिंग स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इनकी जब ये स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से लीनियर होती है। नेक्स्ट आता है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। इन दीज पॉलीमर्स मोनोमर यूनिट्स नॉट ओनली कंबाइन टू प्रोड्यूस लीनियर चेन, मेन चेन, बट ऑल्सो फॉर्म ब्रांचेज ऑफ डिफरेंट लेंथ्स अलॉन्ग द मेन चेन। तो अभी ब्रांच चेन में एक लीनियर चेन तो बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो ब्रांचेज होंगी वो उनकी भी चेन भी होगी। दीज पॉलीमर्स बिकॉज ऑफ ब्रांचेज डो नॉट पैक वेल। इनकी ब्रांचेज होती हैं इसलिए इनकी पैकिंग अच्छे से नहीं होती है। तो ये पॉलीमर्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो डेंसिटी होती है और लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू लीनियर पॉलीमर्स। तो इसका आ जाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो इसमें लो डेंसिटी पॉलीथीन। और दूसरा होता है ग्लाइकोजन। इसके अंदर इस तरीके से होता है, तो पैकिंग अच्छी सी नहीं हो पाती, और हमने लीनियर में देखा था कि वो ऐसे ऐसे करके लीनियर पैकिंग अच्छी थी। फिर आता है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। तो ये जो होते हैं यूजुअली फॉर्म्ड होते हैं बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स से, यानी कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं बहुत सारे, 2 या 2 से अधिक। तो कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट, इनके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बिटवीन लीनियर पॉलीमर चेन के बीच, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस लिंकिंग की वजह से इनके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। दीज पॉलीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिंक्ड पॉलीमर्स। इन पॉलीमर्स को लिंक्ड पॉलीमर्स भी बोलते हैं। दीज पॉलीमर्स आर हार्ड, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल एंड ब्रिटल इन नेचर। ये पॉलीमर हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर नहीं होती है, एंड ब्रिटल होते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। तो इसमें आते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे कि बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, और एक है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। इनके अंदर क्रॉस लिंकिंग होती है, ठीक है। पर हमने बताई दिया कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं चाहे, और फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर नहीं होती है, और ये ब्रिटल होते हैं, टूटने के चांसेस होते हैं। सो ये क्रॉस लिंकेज है, हमारे यहाँ पे क्रॉस लिंक ये दिखा रखी है ये, ठीक है। अब बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरीके से इनका पॉलीमराइजेशन होता है, उनके बेसिस पे इसमें 2 टाइप्स होते हैं। पहला है एडिशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स।
एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं रिपीटेड एडिशन से मोनोमर के मॉलिक्यूल्स के, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड से एडिशन होता है। दीज आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सेम मोनोमेरिक स्पीशीज आर नोन एज होमोपॉलीमर्स। और जो सेम मोनोमर की स्पीशीज से बने हों उन्हें होमोपॉलीमर्स यहाँ पे बोल देते हैं एडिशन पॉलीमर्स में भी, क्योंकि एडिशन पॉलीमर्स में भी मोनोमर की यूनिट्स ऐड हो रही हैं, बस उसके और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स ज़रूर होंगे, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन। लेकिन ये होमोपॉलीमर्स है एडिशन वाले में, ठीक है। तो पॉलीमर्स मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर्स आर नोन एज कोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर्स। अब ऐसे एडिशन पॉलीमर्स जो कि दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स के एडिशन से बनते हैं उन्हें कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं, जैसे कि ब्यूना एस रबर या ब्यूना एन रबर, ठीक है। तो इसमें जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाली है, तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन इसके अंदर ये यूनिट अलग है, ये यूनिट अलग है। तो ये ब्यूटा 1,3 डाइईन है, ये स्टाइरीन है। तो इसको सोडियम की प्रेजेंस में हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं इन दोनों की, तो क्या मिलता है हमें मिलता है ब्यूना एस रबर, ठीक है। तो स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर, और इसको बोलते हैं हम स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर या फिर SBR शॉर्ट में, तो इसको ब्यूना एस रबर भी बोलते हैं। तो ब्यूटा 1,3 डाइईन यूनिट से और स्टाइरीन के मिलने से ब्यूना एस रबर बनता है, ठीक है। फिर है कंडेंसेशन पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जो फॉर्म होते हैं बाय रिपीटेड कंडेंसेशन, बार बार कंडेंसेशन करके, बिटवीन टू डिफरेंट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स। अब इसमें यहाँ पे भी बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स का यूज़ हो रहा है, यानी कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, पर वो कंडेंसेशन के थ्रू दोनों आपस में मोनोमर यूनिट चिपक रही हैं, चाहे वो अलग अलग हैं, चाहे वो कैसी भी हैं। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अलग हैं, बाई फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर वो मोनोमर यूनिट्स अलग अलग तो होंगी ही। तो इन दिस रिएक्शन एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज H2O, अमोनिया यानी NH3, एल्कोहल ROH एंड HCl एटसेट्रा, इसमें कुछ एलिमिनेशन भी होता है स्मॉल मॉलिक्यूल का, जैसे कि नाइलॉन 66 N66 बोलते हैं। तो अब नाइलॉन 66 कैसे बनता है, एडिपिक एसिड होता है हमारे पास, है ना। ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब NCERT से हैं। तो जैसे कि ये एडिपिक एसिड है, इसमें ये OH निकाल निकल जाएगा और यहाँ से ये वाला ग्रुप निकल जाएगा OH H2O, और यहाँ से OH और यहाँ से H, एक और H2O निकल गया। तो यहाँ पे वाटर रिमूव होता है और ये एडिपिक एसिड से हाई प्रेशर की प्रेजेंट में, जो कि 525 के प्रेशर है, हेक्सामिथाइल डायमीन, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डायमीन की रिएक्शन करवाने से बन जाता है पॉलीएमाइड, जिसको हम नाइलॉन 66 बोलते हैं। तो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, अब मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मोनोमर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। तो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स इलास्टोमर्स होते हैं। तो पॉलीमर्स इन विच द 4 टाइप कैटेगरीज होंगी अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कितने उससे बने हुए हैं। मोनोमर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। तो मोनोमर्स को डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में। पॉलीमर इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन्स आर वीकेस्ट कॉल्ड इलास्टोमर्स, वीक वंडर वॉल force of attraction. These polymers have high degree of elasticity. The weak van der Waals force of attraction permit or allow the polymer chain to be stretched, and the crosslink help the polymers to come back to original position when the force is withdrawn. So इसके एग्जाम्पल हैं, most important of elastomers is natural rubber, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर, नियोप्रीन रबर और वल्केनाइज्ड रबर। तो जो
फाइबर होती हैं वो थर्मोप्लास्टिक से और इलास्टोमर से। सबसे ज़्यादा कौन फाइबर्स, आई थिंक कुछ है फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और इलास्टोमर्स। सो ब्यूनाइस रबर 75% इसमें ब्यूटाडाइन है और 25% इसमें स्टाइरीन होता है। हाईली वल्केनाइज रबर में 22 से 25% सल्फ़र होता है और इसको इबोनाइट बोलते हैं। हाईली वल्केनाइज्ड रबर जो होती है उसे इबोनाइट बोलते हैं, जिसके अंदर 22 से 25% सल्फ़र होता है। ठीक है, तो स्ट्रेच जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेच करते हैं तो ऐसी हो जाती है, वापस उस पोजीशन में आने में मदद करती है। तो ये कौन सी थी, इलास्टोमर्स। अब नेक्स्ट है फाइबर्स, पॉलीमर्स इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इस कॉल्ड फाइबर्स, दीज फोर्स आर आइदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, या तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होते हैं, और डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, जैसे कि नायलॉन टाइप्स पॉलीएमाइड, एच हाइड्रोजन बॉन्ड वाला नायलॉन्स टाइप्स पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर, टेरिलीन और डेक्रॉन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ऑरलोन और एक्रोलेन, डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ऑरलोन और एक्रोलेन की डाइपोल इंटरेक्शन से बना होता है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लीस्ट इलास्टिसिटी, इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है लेकिन इलास्टिसिटी नहीं होती है। Molecules of these polymers are long, thin and thread-like structure. They have high melting point and low solubility. Thermoplastic polymers in which the intermolecular force of attraction is in between those of elastomers and fibers are called thermoplastics. These are linear and highly branched chain polymers which are hard at room temperature because soft and viscous on heating and again rigid on cooling, that is remelting process अप्लाई। तो जो थर्मोप्लास्टिक है इसके अंदर क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच के होते हैं, और दीज आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांच होते हैं, ये सीधे होते हैं और थोड़े ब्रांच होते हैं। तो ये बहुत हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और सॉफ्ट हो जाते हैं और विस्कस हो जाते हैं हीट करने पर, और वापस से रिजिड हो जाते हैं ठंडा करने पे। तो इसके अंदर रीमेल्टिंग प्रोसेस अप्लाई होती है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो हैं वो कैन बी मेल्टेड मैनी टाइम्स एंड अगेन विदाउट एनी चेंज, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन और टेफ्लॉन। थर्मोसेटिंग, these are semi-fluid substances with a low molecular mass which when heated in a mold then they acquire shape according to the pattern, undergo a permanent change in chemical composition to give a hard, infusible and insoluble mass। तो थर्मोसेटिंग चौथा है थर्मोसेटिंग। तो ये ऐसे सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मोलिकुलर मास कम होता है, बहुत लो होता है, और जब इनको हीट किया जाता है तो ये जिस मोल्ड में सेट करते हैं उस मोल्ड में सेट हो जाते हैं और एक परमानेंट चेंज हो जाता है इनकी केमिकल कंपोजिशन में, जिससे कि ये हार्ड और इन्फ्यूजेबल और इनसॉल्युबल बन जाते हैं, यानी कि इन्हें वापस से गर्म नहीं किया जा सकता या फिर मेल्ट नहीं किया जा सकता। दिस हार्डनिंग ऑन हीटिंग इज ड्यू टू एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग, और ये बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग की वजह से ही हार्डनिंग होती है हीट करने पर। बिटवीन डिफरेंट पॉलीमर, आपस में जो पॉलीमर चेन के अंदर जो क्रॉस लिंक है वो उसकी वजह से हार्डनिंग हो जाती है हीट करने पे, और इसकी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नेटवर्क सॉलिड बन जाता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, बेकेलाइट जिसे हम बोलते हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये जैसे स्ट्रक्चर थी वो हीट करने पे हाईली क्रॉस लिंकेज बन जाती है, इनके अंदर क्रॉस लिंकेज आ जाती है। जैसे पहले लीनियर होता है ना मेल्ट करने से पहले, लेकिन उसके बाद इनकी केमिकल स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज हो जाता है कि हाई क्रॉस लिंक बन जाती है और उससे हीट करने पे इनकी स्ट्रक्चर फिक्स हो जाती है, और जो हार्ड बनते हैं ये वो उसकी ये वापस से मेल्ट नहीं हो सकते, चेंज नहीं हो सकते, फिक्स हो जाते हैं, नॉन सॉल्युबल होते हैं, और इनकी एक 3 डायमेंशन नेटवर्क सॉलिड बन जाता है। दे कैन बी हीटेड ओनली 1 टाइम, एक ही बार जब ये बना रहे होते हैं इसे तब हीट किया जाता है।
जब पॉलीमर्स को मिला के, और ये एक परमानेंट चेंज हो जाता है और सेट हो जाता है सॉलिड में, जो कि वापस से मेल्ट नहीं किया जा सकता। अब एक नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर्स। ऐसे प्लास्टिक जो with those plastics which do not soft very much on heating can be made soft and readily workable by addition of certain organic compounds called plasticizers। प्लास्टिसाइजर्स वो होते हैं जब जो प्लास्टिक जो है वो मेल्ट नहीं होता ना हीट करने पे, तो उसको काम करने लायक बनाने के, मतलब उससे कुछ भी शेप बना लें ऐसा बनाने के लिए उसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डाले जाते हैं जिसको प्लास्टिसाइजर्स बोलते हैं। तो डायल्काइल थैलेट्स, डाई एन ब्यूटाइल थैलेट्स और डाई एन ऑक्टाइल थैलेट्स, PTHALLATES थैलेट्स। तो जो क्रेसाइल ट्राइफॉस्फेट है वो ज़्यादातर यूज़ होता है इस प्लास्टिसाइजर। क्रेसाइल ट्राइफॉस्फेट एग्जांपल है। PVC भी एक एक्सट्रीमली स्टिफ और हार्ड होती है व्हेन हॉट, जब वो गर्म होती है, लेकिन उसमें डाई एन ब्यूटाइल थैलेट का एडिशन करते हैं उसे सॉफ्ट और रबर जैसा बनाने के लिए। Types of polymerization. These are two broad types of polymerization reaction. Addition or chain growth polymerization. In this type of polymerization, the molecule of same monomer and different monomer add together on a large scale to form a polymer. The monomers used are unsaturated compounds. तो इस टाइप की पोलीमराइजेशन में सेम मोनोमर के और डिफरेंट मोनोमर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं लार्ज स्केल पे, जिससे कि एक ऐसा पॉलीमर बनता है जिसके मोनोमर्स, हाँ, तो जो ये मोनोमर्स यूज़ किए जाते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। This mode of polymerization leading to an increase in chain length or chain strength can take place through the formation of either free radical or ionic species। ये टाइप का polymerization जिसके अंदर इंक्रीज हो रहा है चेन लेंथ और चेन स्ट्रेंथ को, वो ये सब होता है फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीशीज़ के फॉर्मेशन की वजह से। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म अब हम देखेंगे, जैसे कि एसिटाइल पेरोक्साइड है, तो इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के अंदर एग्जांपल आ गया हमारा एसिटाइल पेरोक्साइड। तो इसमें क्या होता है कि द एल्कीन्स और डाइईन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर कैटलिस्ट लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड एंड टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन जैसे इथीन का हो रहा है तो इसमें इथीन में पेरोक्साइड डाल के पॉलीथीन बना रहे हैं। ठीक है, फिर है मैकेनिज्म चेन इनिशिएशन स्टेप, जैसे पूरा स्टेप है मैकेनिज्म। सबसे पहला होता है चेन इनिशिएशन। बेंजोल पेरोक्साइड जो है उससे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, फिनाइल फ्री रेडिकल, फिर उससे नए इथीन से नए फ्री रेडिकल बनेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड से बनेंगे। ठीक है, फिर चेन प्रोपगेशन स्टेप आता है जिसके अंदर, हाँ, तो यहाँ पे इस बेंजोइल पेरोक्साइड से जो एक फिनाइल फ्री रेडिकल बना है, ये फिनाइल, तो इसमें फिर यहाँ पे ये फिनाइल मिल जाता है इथीन के साथ और एक नया फ्री रेडिकल बना लेता है, जिससे C6H5, मतलब इन दोनों के मिलने से फिनाइल इथाइलिन, फिनाइल इथाइल करके ऐसा कुछ फ्री रेडिकल बन जाएगा। फिर चेन प्रोपगेशन स्टेप होगा जिसके अंदर C6H5 ये पूरा का पूरा जो है वो एक और जो इथीन जो और डालेंगे उसके साथ मिलके बना लेगा ये वाला पूरा रेडिकल। अब ये चेन प्रोपगेशन स्टेप है। अब ऐसे बहुत सारे चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे जो फ्री रेडिकल्स बनेंगे वो सब आपस में जुड़ के बना लेंगे पॉलीमर। अब है प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स, जैसे कि पॉलीथीन। तो अब ये एक एडिशन पॉलीमर है पॉलीथीन, तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर ऑफ 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ टेम्परेचर ऑफ 350 to 570 K इन प्रेजेंस ऑफ डाईऑक्सीजन एंड पेरोक्साइड एज ए इनिशिएटर। तो डाईऑक्सीजन और पेरोक्साइड एज ए इनिशिएटर यूज़ किया जाता है, 350 to 570 K टेम्परेचर यूज़ किया जाता है केल्विन, और 1000 to 2000 ATM प्रेशर। तो इथीन को इन सारी कंडीशन से गुजारते हैं 1000 2000 प्रेशर, 350 to 570 K, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बन जाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, लोअर डेंसिटी पॉलीथीन ऑब्टेन्ड थ्रू द फ्री रेडिकल। जो लोअर डेंसिटी पॉलीथीन है वो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म से और हाइड्रोजन एटम एक्सट्रैक्शन
की बहुत ज़्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। जो लोअर डेंसिटी पॉलीथीन बनता है वो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म से बने, चाहे हाइड्रोजन एटम एक्सट्रैक्शन से बने, इन दोनों मेथड से जो बनता है उसकी हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, उनकी हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकली इनर्ट बट फ्लेक्सिबल एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, hence it is used in insulation of electricity carrying wire and manufacture of toys and flexible pipe and squeeze bottles। ठीक है, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है इट इज़ फाउंड व्हेन एडिशन polymerization of ethene take place in a hydrocarbon solvent in presence of catalyst such as Ziegler-Natta catalyst। ठीक है, तो यहाँ पे C2H5 3Al फॉर्मेशन ऑफ एडिशन इट इज़ हाई डेंसिटी पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन से, और उसमें यूज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, और वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला है तो C2H5 plus TiCl4 at a temperature of 333 to 343 K under the pressure of 6 to 7 atm। ठीक है, तो हमने C2 जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला TiCl4 प्लस C2H5 होल को थ्राइस Al हो गया। फिर CH2 इथीन है, उसका हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट और उसकी प्रेजेंस में हाई डेंसिटी पॉलीथीन बन जाएगा। फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वह लीनियर स्ट्रक्चर, इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो प्रिपेयर होता है कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म से। ये केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है और ज़्यादा हार्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट और डस्टबिन बनाने के काम आता है, बाल्टियाँ और डस्टबिन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन भी बनता है। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बनाने के लिए, जिसे हम टेफ्लॉन भी कहते हैं, मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय हीटेड टेट्राफ्लोरोइथीन विद अ फ्री रेडिकल एंड पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर। तो टेफ्लॉन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हीट करते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन को फ्री रेडिकल के साथ और पर सल्फेट कैटलिस्ट के साथ। तो ये है टेट्राफ्लोरोइथीन, इसको कैटलिस्ट और हाई प्रेशर पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा बना दिया गया है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन के फॉर्म में, टेफ्लॉन के फॉर्म में। ये भी केमिकल इनर्ट होता है और रेजिस्टेंस होता है किसी भी तरीके के कोरोसिव रिएजेंट के अटैक से। इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑयल सील बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, एंड ऑल्सो यूज फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स। जो नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग होती है यूटेंसिल्स की, वो भी टेफ्लॉन की होती है, जिसे हम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बोलते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन टेफ्लॉन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में सुनने को मिलता है टेफ्लॉन, तो उसका मतलब होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। इट इज़ केमिकली इनर्ट। हाँ, ये देख लिया हमने कि इसको बास्केट बनाने के लिए भी काम में लेते हैं और ये नॉन स्टिक सरफेस को कोट करता है यूटेंसिल्स की। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइट या फिर ऑर्लोन को किस तरीके से बनाते हैं अब ये देख लो। तो जो एक्रिलान बोलते हैं, इसको एक्रिलेन भी बोलते हैं। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है कार्बोनाइट्राइल का इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, तो इसके अंदर एक्रिलोनाइट्राइल का पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन एडिशन के द्वारा यानी कि वही चेन रिएक्शन के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा हमने बना दिया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, जिसे हम ऑर्लोन भी बोलते हैं, एक्रिलेन भी बोलते हैं। तो पेन इज़ यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूशन फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स और एज ऑर्लोन। तो ये जो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है ये वूल की जगह पे यूज़ होता है कमर्शियल फाइबर्स के तौर पर ऑर्लोन या फिर एक्रिलेन के नाम से। कंडेंसेशन या ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन अब हम देखते हैं, हमने फ्री रेडिकल का देख लिया। ये इस टाइप का पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है, रिपीटेटिव कंडेंसेशन किया जाता है बिटवीन टू बाई फंक्शनल मोनोमर्स। इसमें दिस रिएक्शन लॉस ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, NH3, ROH, HCl etc. occur and लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर। इससे हाई मॉलिक्यूलर मास कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है। इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप इज़ अगेन अ बाईफंक्शनल स्पीसीज। इन रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो भी प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप इज़
अगेन अब बायफंक्शनल स्पीसीज ही प्रोडक्ट निकलता है एंड सीक्वेंस ऑफ कंडेंसेशन गोज ऑन सिंस ईच स्टेप प्रोड्यूस अ डिफरेंट फंक्शनल स्पीसीज and is independent of each other. So this process is also called a step growth polymerization. कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि polyamide. These polymers having amide linkage are important examples of synthetic fibers. Nylon 6,6. तो कुछ एग्जांपल है जैसे कि polyamides. ये polyamide जो है ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिसके अंदर अमाइड लिंकेज होती है. अमाइड लिंकेज याद कर लो C+O इसको अमाइड बोलते हैं. तो इसके एग्जांपल हैं सिंथेटिक पॉलीमर जैसे कि नायलॉन 6,6. जैसे कि यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है जैसे कि एडिपिक एसिड है और हेक्सामिथाइल डायमीन है. इन दोनों का कंडेंसेशन हमने करवाया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे. वाटर रिमूव हो गया और क्या बन गया, नायलॉन 6,6 बन गया. ठीक है, इसके अंदर अमाइड ग्रुप ये रहा, इस वजह से इसको ये अमाइड का एग्जाम्पल है. फिर इट इज कॉल्ड नायलॉन 6,6 सिंस बोथ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन कंटेन 6 कार्बन एटम ईच. इसको नायलॉन 6,6 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन दोनों के अंदर 6 कार्बन होते हैं दोनों में. किसके अंदर, एडिपिक एसिड के अंदर और हेक्सामिथाइल डायमीन के अंदर, और वो 6 कार्बन मिल जाते हैं, इस वजह से इसको नायलॉन 6,6 बोलते हैं. नायलॉन 6,6 इज यूज इन मेकिंग शीट्स बनाने के काम आता है. क्रिस्टलाइज फॉर ब्रश एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. शीट के लिए क्रिस्टलाइज, ब्रश बनाने के लिए क्रिस्टलाइज और इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम आता है. नायलॉन 6 इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलेक्टम विथ वाटर एट अ हाई टेम्परेचर. नायलॉन 6 कैप्रोलेक्टम को हीट करने से ऑब्टेन होता है हाई टेम्परेचर पे. इट इज़ अ सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन. ये एक सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है. और पॉलीमर इज होमो कंडेंसेशन पॉलीमर. तो जो पॉलीमर होता है वो होमो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है. इसको नायलॉन 6 बोला जाता है क्योंकि मोनोमर जो होता है इसका वो उसमें 6 कार्बन होते हैं. नायलॉन 6 इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर. टायर के बनाने के लिए नायलॉन 6 का इस्तेमाल होता है. तो टायर कॉर्ड्स या फैब्रिक्स को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. तो कैप्रोलेक्टम एक मोनोमर है जो कि एक साइक्लिक अमाइड है. इसके अंदर अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है C+ONH. तो ये मोनोमर के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे नायलॉन 6 बोलेंगे लास्ट में. तो वहाँ पे भी हाई वाटर रिमूव होगा और हाई टेम्परेचर पे इन्होंने बना लिया नायलॉन 6. ठीक है, इसमें ये अमाइड ग्रुप टूट जाता है इसके अंदर. सो पॉलीस्टर्स, दीज आर पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल. पॉलीएस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर से पता चल रहा है कि इसमें दीज आर पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल. तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि पॉलीस्टर्स क्या होते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल के पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं. तो टायरिलीन और डेक्रॉन, तो इसके एग्जांपल आ जाता है पॉलीस्टर के टायरिलीन और डेक्रॉन. ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कैसे बना रहे हैं टायरिलीन और डेक्रॉन. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एथाइलिन ग्लाइकोल को और टरथैलिक एसिड को मिला के हाई टेम्परेचर पे यानी कि 420 to 460 के पे केल्विन पे इन्होंने बना दिया डेक्रॉन. ठीक है, और इसके अंदर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल ग्रुप ही दिखाई देगा और वाटर इसमें रिमूव हो रहा है एज वी कैन सी इन बिटवीन. टरथैलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकोल के कॉम्बिनेशन से बन गया डेक्रॉन. डेक्रॉन फाइबर हाईली क्रीच रेजिस्टेंस होती है एंड इज़ यूज्ड इन ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वूल फाइबर्स एंड ऑल्सो एज ग्लासेर एनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स. ठीक है, डेक्रॉन फाइबर हाईली क्रीच रेजिस्टेंस होती है और यूज़ होती है ब्लेंडिंग में कॉटन के और वूल फाइबर के और ऑल्सो एज ग्लासेर एनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स. तो ग्लिप्टल क्या होता है, अब हम ग्लिप्टल के बनने को देखेंगे. थैलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकोल से बना देते हैं हम पानी रिमूव करके ग्लिप्टल को. ठीक है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट और लिकर्स. पेंट या फिर शराब के अंदर यूज़ होता है ये. फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, ये जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है इसको बेकेलाइट भी बोलते हैं. ये बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के को मिलाने से, तो बन जाता है